ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग कल किसके बारे में पढ़ रहे थे? रिसेप्टर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर पढ़ा था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हम लोगों ने क्या किया था, रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। अल्फा रिसेप्टर के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद बीटा रिसेप्टर के बारे में बात की थी हम लोगों ने। बीटा रिसेप्टर में क्या पढ़ा था, बीटा 1 रिसेप्टर के बारे में हम लोगों ने देखा था। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर काम करता था? हार्ट पे और किडनी पे। हार्ट पे क्या किया था? पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक, पॉजिटिव आइनोट्रॉफिक, और तीसरा क्या था? पॉजिटिव ड्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट वहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था जो एसएनएस ड्रग्स पे जो हमारी रिसेप्टर है बीटा 1, और किस पे काम करता है? वो काम करता है किडनी पे। किडनी पे क्या काम किया था उसने? सोडियम और वाटर का क्या किया था? रिटेंशन या फिर रिजॉर्प्शन करवा करके बीपी को क्या कर दिया था? इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से जो एल्डोस्टेरोन निकलता है, ये कहाँ से निकलता है बच्चों? एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहाँ से निकलता है ये? एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये सिक्रीट होता है, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ, इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर के बारे में। बीटा 2 रिसेप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब बात करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर के बारे में अब क्या करेंगे, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, अब बीटा 2 ये क्या करेगा बच्चों? ब्रोंकोडाइलेशन। क्या करता है ये? ब्रोंकोडाइलेशन करेगा। कैसे करता है ब्रोंकोडाइलेशन? देखो ध्यान से सुनना। जब हम लोग भागते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। हमारे जो सेल और टिश्यू परफ्यूजन के लिए क्या होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हमारा क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो बीटा 2 रिसेप्टर है एड्रेनर्जिक होता है ये, तो सॉरी नॉरएड्रेनो रिसेप्टर पे क्या काम करेगा? ये काम करेगा और ब्रोंकोडाइलेशन वो कॉज करता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? रिलैक्स द ब्रोंकाई, रिलैक्स द ब्रोंकाई। नेक्स्ट मैं अब आप लोगों को बोलता हूँ कि और किस पे काम करेगा? जीआई ट्रैक पे। जीआई ट्रैक पे क्या करता है? ये रिलैक्स करता है। क्या करता है? जीआई ट्रैक को भी ये रिलैक्स करता है, मतलब स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। क्या बोल सकता हूं मैं? स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। उसके बाद बात करता हूं मैं, होगा क्या यहां पर? जब रिलैक्स होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो सकती हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी क्या हो जाएंगे बच्चों? वहां पर रिलैक्स होंगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद बात करता हूं मैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर देखो ध्यान से सुनना। क्या करता है बच्चों? ये स्मूथ मसल्स को क्या करेगा? ये रिलैक्स करता है। स्मूथ मसल को क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। डायमीटर या फिर जो स्पेस होगा इन ब्लैडर, वो क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या बोल सकता हूं मैं? यूरिन रिटेंशन। क्या हो जाएगा यहां पर? यूरिन रिटेंशन हमें देखने को मिलता है। दूसरा मैं अगर आप लोगों को बोलता हूं और क्या होता है इसका इफेक्ट? नो इफेक्ट ऑन नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है उसकी नेक पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, ये आप लोग याद रखना। नो इफेक्ट ऑन नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। दूसरा मैं अगर आप लोगों से बात करता हूं बच्चों कि यूरिनरी ब्लैडर पे क्या होता है, कोई भी नेक है जो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। किसका? इस बीटा 2 रिसेप्टर का। लेकिन नेक ऑफ ब्लैडर को अल्फा 1 क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट वहां पर करता है। क्या करता है? ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। मैंने बोला था कि क्या करेगा? अल्फा 1 तो क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और जो बीटा 2 है वो क्या करेगा? उसको डायलेट कर देगा। तो जब वहां पर यूरिन रिटेंशन हो जाता है तो पेशेंट को मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी, ठीक है। या फिर भागते हुए पेशेंट को इमरजेंसी में यूरिन पास करने की कोई भी जरूरत वहां पर फील नहीं होती। ये क्या हो गया हमारा? अभी हमने किस किस पे क्या कि ब्रोंकोडाइलेटर होता है, जीआई ट्रैक को रिलैक्स करता है, यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, लेकिन इसकी नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर मैं अल्फा 1 की बात करता हूं तो वो क्या करता है? इसको
कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट देखो अब आप लोग डियर स्टूडेंट्स, क्या आता है लीवर पे क्या क्या आएगा। अब आप सबको पता है कि जब हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी एक्टिविटीज वगैरह क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमें क्या जरूरत पड़ती है बच्चों, अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं बच्चों, लीवर पे क्या काम आएगा, ध्यान से सुनना, लीवर पे क्या काम आएगा। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो लीवर क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस कोज करेगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट एजेंट्स। नियो का मतलब क्या है, न्यू। नॉन कार्बोहाइड्रेट एजेंट से क्या करेगा, एनर्जी बनाने का काम करेगा। फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, उनसे क्या करेगा, लीवर अपने एनर्जी बनाने का काम स्टार्ट कर देगा। मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या होता है, बनाना स्टार्ट करेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ग्लूकोज प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट एजेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट एजेंट से क्या करता है, ग्लूकोज बनाने का काम करता है। दूसरा मैं बोल सकता हूं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये भी आप लोग याद रखना। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाना किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को किस में चेंज करवाता है बच्चों, लीवर, फिर यहां पर ग्लूकोज में चेंज करवाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना किसमें, ब्रेक इनटू ग्लूकोज, जिससे क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, एनर्जी का प्रोडक्शन वहां पर हो जाता है। ये क्या होता है, लीवर पे किसका इफेक्ट आता है बच्चों, बीटा 2 रिसेप्टर का। बीटा 2 रिसेप्टर का क्या आएगा, वहां पर ये इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट में अगर आप लोगों को बोलता हूं यूट्राइन रिलैक्सेंट, क्या करते हैं बच्चों, ये यूट्राइन रिलैक्सेंट की तरह काम करते हैं। मतलब यूट्रस को क्या करेंगे, ये रिलैक्स करते हैं। यूट्रस को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये रिलैक्स करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, रिलैक्स करने का काम करते हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों को बोल सकता हूं कि जब प्री मैच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए, प्री मैच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ जाती हैं, या फिर मैं क्या बोलूं, प्री लेबर कॉन्ट्रैक्शन, प्री लेबर कॉन्ट्रैक्शन, प्री लेबर कॉन्ट्रैक्शन मतलब अभी लेबर का टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उसी से पहले क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। अभी डिलीवरी नहीं होनी थी लेकिन उसी से पहले क्या हो गया, ये स्टार्ट हो गया। 36 to 37 वीक पहले ही क्या हो जाता है, यहाँ पर लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। यूट्राइन रिलैक्सेंट, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यूट्राइन रिलैक्सेंट बीटा 2 रिसेप्टर के साथ वाली मेडिसिन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिटोड्रिन, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीब्यूटाइनिन, ऐसी ऐसी मेडिसिन हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर दे सकते हैं। रिटोड्रिन एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है जो यूट्राइन रिलैक्सेंट का काम करती है, यह आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं स्केलेटन मसल्स में क्या करेगा। ये स्केलेटन मसल्स में क्या करता है, देखो बच्चों, स्केलेटन मसल्स वहां पर क्या करता है, ये ट्रेमर्स, क्या कोज करता है, ये ट्रेमर्स कोज करता है। ट्रेमर्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, कपकपाहट होना हाथों में, ठीक है, जो स्मॉल लिम्स होते हैं या स्मॉल मसल्स होती हैं वहां पर क्या कोज करेगा, ये स्मॉल मसल्स बोलो या फिर लिम्स बोलो। लिम्स में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल की हैंड ट्रेमर्स में अगर बोलता हूं, हैंड ट्रेमर्स अगर मैं बोलता हूं तो वहां पर क्या आते हैं हमें, मतलब जो फिंगर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे हम लोग भाग लिए या किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स डांट देते हैं तो क्या होता है, बच्चा कांपने लग जाता है, तो उसके हैंड ट्रेमर्स होते हैं, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और साथ साथ में हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी वहां पर इंक्रीज हो जाती है। हाथ कांपने स्टार्ट करेंगे और हार्ट रेट क्या हो जाएगी बच्चों वहां पर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिसिन के बारे में।
ड्रग्स फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ड्रग्स फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे। ड्रग्स फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो यहाँ पर कितनी ड्रग्स आती हैं बच्चों, दो तरह की ड्रग्स आती हैं। एक तो ऐसी ड्रग्स जो सेम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती हैं, और दूसरा क्या करती हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्रेक करने का क्या काम करती हो, फॉलो करती हो। तो पहली ड्रग आएगी बच्चों, वो कौन सी आती है, सिंपैथोमिमेटिक्स। सिंपैथोमिमेटिक्स। दूसरा मैं आप लोगों से बात करता हूं सिंपैथोलाइटिक्स। ध्यान से सुनो बच्चों, सिंपैथोलाइटिक्स जो है, अभी तक मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, ना ही हमने इसके रिसेप्टर के बारे में अभी तक पढ़ा है। तो पहले हम लोग कौन सी मेडिसिन के बारे में पढ़ लेते हैं, सिंपैथोमिमेटिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। सो sympathomimetics means the drugs which act as same of sympathetic nervous system। ऐसी मेडिसिन जो सेम किसकी तरह काम करती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती हो, तो ऐसी मेडिसिन को क्या बोला जाता है, सिंपैथोमिमेटिक्स। द ड्रग्स विच मिमिक्री और विच परफॉर्म द मिमिक्री ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। So these type of drugs are known as sympathomimetic drugs, and there are further two categories of sympathomimetics. First one category is direct sympathomimetics, and the second one category is indirect sympathomimetics। इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक्स, ये आप लोग याद रखना। इन अगेन आई कैन से दैट डायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक्स हैज फर्दर टू क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस, एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस, एंड द सेकेंड वन इज एक्सोजीनस catecholamines। Okay dear students, now in case of indirect sympathomimetics there will be tricyclic antidepressant, cocaine, amphetamines। Okay dear students, three medicines will be in the indirect sympathomimetics. You need to learn this, and one more is tyramine. Tyramine is also a type of indirect sympathomimetics. So if I would like to tell you about endogenous catecholamines, the first one will be a trick will be A and D। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखना यहाँ पर, एंड, ए एन डी। एंड से याद रखना, ए से एड्रेनालिन, नो से एन से नोर एड्रेनालिन। और आप सभी को पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, एड्रेनालिन को ही क्या बोला जाता है, एपिनेफ्रिन। क्या बोला जाता है, एपिनेफ्रिन बोला जाएगा। और नोर एड्रेनालिन को क्या बोला जाता है, नोर एपिनेफ्रिन। अगर मैं आप लोगों से फिर से बात करता हूं डी के बारे में, तो डी क्या होता है, डोपामिन। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डी से डोपामिन होता है। और डोपामिन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, दूसरा नाम होता है डोकार्पामाइन। इसको क्या बोल दिया जाता है, DOP, डोकार्पामाइन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। DOP से याद रखना, डो, ठीक है, कार्पामाइन, P से डोकार्पामाइन। ये किसका नाम है, दूसरा, डोपामिन का। दूसरा मैं अगर आप लोगों से बात करता हूं एक्सोजीनस कैटेकोलामाइन। ध्यान से सुनना, अब क्या होते हैं, मैं डिफरेंस बताऊंगा एंडोजीनस में और एक्सोजीनस में क्या होता है।
पहला आता है यहाँ पर आइसोप्रिनेलिन और सेकंड वन वुड बी डोब्यूटामाइन। देखो एंडोजीनस का मतलब क्या है, अंदर, एक्सोजीनस क्या है, बाहर वाला। मतलब जो हमारी एड्रिनल मेडुला है, जो उसका अपर सरफेस होगा, वहां से तो कौन से कैटेकोलामाइंस निकल के आते हैं बच्चों, एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन और डोपामिन। लीवर में टायरामाइन होता है, टायरोसिन, माफ करना, लीवर में क्या होगा, टायरोसिन। वहां से क्या बनते हैं, एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस बनते हैं। और जो एक्सोजीनस है वो क्या बनते हैं, एक्सोजीनस बोलो, या हम लोग इनको क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। जो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर से आर्टिफिशियली भी इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, कैटेकोलामाइंस ये होते हैं। इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, कोकेन, एम्फेटामाइंस और टायरामाइन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं सबसे पहले किसके बारे में, एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस के बारे में डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सिंपैथोमिमेटिक्स में डायरेक्ट में हम लोगों ने दो को देखा, एक्सोजीनस और एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस को देखा। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों, एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस। एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस, तो मैं अगर पहले बोलता हूं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को, मैं बता देता हूं कि कौन से रिसेप्टर पे काम करेगा। पहला लिख दिया मैंने एड्रेनलिन, दूसरा आता है बच्चों नॉरएड्रेनलिन, और थर्ड वन आता है यहां पर एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, और तीसरा आता है यहां पर डोपामिन या डोकार्बामाइन। ठीक है, डोपामिन बोलो या फिर डोकार्बामाइन बोलो। तो यहां पर एड्रेनलिन क्या करता है, सभी रिसेप्टर पे काम करेगा, ऑल रिसेप्टर्स पे, ऑल रिसेप्टर पे काम करेगा। मतलब अल्फा भी होगा और बीटा, दोनों रिसेप्टर पे क्या करेगा, ये काम करता है। कैसे काम करता है डियर स्टूडेंट्स, ये देखो अभी सभी रिसेप्टर पे काम कर रहा है, ध्यान से सुनना। तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, नॉन सिस्टमिक। नॉन सिस्टमिक कि एक पर्टिकुलर सिस्टम पे काम नहीं करता है, इसलिए क्या बोल दिया मैंने, एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे काम ना करके सभी पे काम करता है, नॉन सिस्टमिक बोल दिया। नॉरएड्रेनलिन क्या करता है, नो बीटा वन एक्शन। क्या आएगा बच्चों इसका, नो बीटा वन एक्शन, कि इसका कोई भी बीटा वन के रिसेप्टर पे कोई भी एक्शन नहीं होता, कोई भी इस पे काम नहीं होता। तो डोपामिन की बात करता हूं मैं, डेल्टा वन पे सॉरी D1 रिसेप्टर पे काम करेगा, बीटा वन रिसेप्टर पे काम करेगा और अल्फा वन रिसेप्टर पे काम करेगा। D1 पे काम करने के मैं बताऊंगा कि D1 रिसेप्टर कौन सा होता है, यहां से चेंज करना बीटा टू एक्शन नहीं होता नॉरएड्रेनलिन का। ठीक है, ये क्या कर सकता है, सिर्फ बीपी को इंक्रीज कर सकता है। अगर दूसरा बहुत कई बार करता है तो क्या करेगा ये, जो बीटा वन होता है उस पर काम करेगा। लेकिन बीटा टू में ये ना क्या करता है, हार्ट रेट को इतना चेंज नहीं करता, थोड़ा बहुत स्लाइटली इंक्रीज तो कर सकता है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है बीटा टू का। ठीक है, लेकिन जो डोपामिन है ये किस पे काम करता है बच्चों, D1 पे काम करेगा और बीटा वन पे काम करेगा और अल्फा वन पे क्या करता है, ये काम करेगा। या आप लोग याद रखना। अब सबसे पहले मेडिसिन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, एड्रेनलिन। कौन सी स्टार्ट करेंगे हम लोग, एड्रेनलिन। अब देखो एड्रेनलिन को सबसे पहले कहां पर यूज किया जाता है, कार्डियक अरेस्ट में। कहां पर यूज किया जाएगा, कार्डियक अरेस्ट में। जब आप लोग CPR देते हो तब क्या किया जाता है, इसकी डोज कितनी दी जाती है, देखो ध्यान से सुनना। डोज दी जाएगी 0.5 mg, 1 ml का इसका एम्प्यूल आता है। कितने ml का एम्प्यूल आता है बच्चों, इसका 1 ml का एम्प्यूल आएगा। और आप लोग कैसे दे सकते हो इसको, IM दे सकते हो। दूसरा देखो आप लोग, तो हम लोग क्या किया, अभी हमने कार्डियक अरेस्ट में इसको दिया है, कितनी डोज दी हमने इसको, 0.5
mg पर ml के हिसाब से दिया है। तो देखो यहाँ पर 0.5 mg पर ml के हिसाब से दिया है ड्यूरिंग CPR। अच्छा, कैसे दिया जाता है इसको? सेंट्रल लाइन, किससे दोगे? सेंट्रल लाइन, या फिर IM मत करो इसको, IV करो डियर स्टूडेंट्स, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो इसको, इंट्रावीनस क्या करोगे, देते हो। ठीक है, ये क्या करेगा बच्चों? एड्रेनालिन, ये किस पे काम करता है? एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर। जब ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा बच्चों तो क्या आएगा यहाँ पर? ये क्या कर देगा? हार्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और साथ साथ में जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा उसको इंक्रीज करेगा। इसका मतलब बीपी भी क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये 3 काम मेन इंपोर्टेंटली ये करता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, पहला क्या हुआ? कार्डियक अरेस्ट, दूसरा आता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कि कोई भी ऐसी एलर्जिक रिएक्शन या कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट ड्रग का जिसमें हमें क्या रहती है? प्रॉम्प्ट अटेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें फटाफट क्या करना है, वहां पर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का सबसे पहले क्या आता है? फीवर आएगा, ये सिम्टम, ईचिंग आ सकती है, इरिटेबिलिटी, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेनालिन की डोज कितनी दी जाती है बच्चों? 0.5 mg IM दे सकते हो। कितना दे सकते हो? IM दे सकते हो। यहाँ पर डोज कितनी आती है इसकी ध्यान से सुनते चले जाना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप लोग ध्यान से सुनना। अगर आप लोग अडल्ट की बात करते हो, अडल्ट की बात करता हूं तो मतलब मोर देन 12 ईयर्स, इस कंडीशन में कितना माना जाएगा? जो लोग 12 साल से ज्यादा होते हैं उनमें कितना दिया जाता है? 0.5 mg पर ml, और कैसे दिया जाता है? IM। तो वहां पर कितना होता है? 1:1000 हम लोग क्या करते हैं इसको डाइल्यूशन रखते हैं जी। 1:1000 डाइल्यूशन में कितना डोज होना चाहिए इसका? 0.5 mg होना चाहिए। दूसरा आता है 6 से 12 साल तक के जो एज वाले बच्चे होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? 0.3 mg की डोज हम लोग पर ml पर मिनट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? देंगे। और वहां पर भी रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1000 रेशियो में कितना mg वहां पर होना चाहिए? एड्रेनालिन 0.3 mg होना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं आपसे 6 मंथ से लेकर के 6 ईयर्स तक, वहां पर कितनी डोज देते हैं हम लोग? 0.15 mg पर ml, और वहां पर भी रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1000। यह आप लोग याद रखना। ये 3 डोज मैंने बताई है आप लोगों को। पहली कौन सी बताई है? 12 साल से ज्यादा जो अडल्ट माने जाएंगे। फिर बोला मैंने 6 से 12 साल के लिए जिनको हम चाइल्ड बोल सकते हैं, या फिर मैंने क्या बोला? 6 महीने से लेकर के 6 साल तक के बच्चों में। फिर सबसे लास्ट में आता है बच्चों क्या? बेबी लेस देन 6 मंथ, जो बेबी होते हैं न्यूबॉर्न, वहां पर कितनी डोज दी जाती है? 0.01 mg, माफ करना 0.01 mcg पर kg पर डे। 0.01 mcg पर kg पर डे के हिसाब से आप लोग क्या करोगे? वहां पर ये डोज देते हो। ठीक है, और कैसे दी जाती है बच्चों? IM दी जाती है। और वहां पर डाइल्यूशन कितना होना चाहिए? 1:1000 ml। मतलब कि 1000 तो क्या होना चाहिए? हमारे पास नॉर्मल सलाइन हो, और 1 ml क्या हो उसमें? क्या बोला जाता है? एड्रेनालिन हो। लेकिन डोज के बारे में मैंने बता दिया कि 1 ml के हिसाब से 0.5 mg तो होना चाहिए, अडल्ट के केस में होना चाहिए। इस 1 ml में कितने mg होना चाहिए? 0.5 mg। 6 से 12 साल के केस में 0.3 mg, 6 मंथ से 6 साल के केस में 0.15 mg, और 6 महीने से कम वाले में 0.01 mcg। माइक्रोग्राम लिखा मैंने यहाँ पर, मिलीग्राम नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही वेट कम हो जाता है। तो mcg मैंने यहाँ पर क्या किया है? लिख दिया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, मैंने बोला कि क्या है? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? ध्यान से सुनना। ये जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, यहां पर कौन सी रिएक्शन होती है? ये टाइप 1
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मैंने बोला कि यहाँ पर इसको यूज करेंगे, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को क्या बोला जाता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा मैं अगर बोलूं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब क्या होती है? ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है बच्चों, ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। कैसी होती है? बहुत ही जल्दी हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना। कैसे हो सकती है ये? कोई भी आईवी एंटीबायोटिक की वजह से हो सकती है, दूसरा स्नेक बाइट की वजह से हो सकती है। किसकी वजह से हो सकती है? स्नेक बाइट, स्पाइडर बाइट। स्पाइडर का मतलब क्या होता है? मकड़ी। मकड़ी अगर कोई काट ले, उसके बाद कोई इंसेक्ट काट ले, जैसे हम अपने हरियाणा में बोलते हैं कि भेड़ों ने काट लिया या मधुमक्खी काट ले, तो उस कंडीशन में क्या होता है? बहुत सारे लोगों को क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वहां पर। तो वहां पर हम लोग कौन सी मेडिसिन देते हैं बच्चों? एड्रेनालिन दी जाती है। उसको वो मेरे डोज के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। दूसरा मैं अगर बोलता हूं तो क्या होगा बच्चों? ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, ये तो एक तो किसकी वजह से हुआ? आईवी एंटीबायोटिक, स्नेक बाइट, स्पाइडर बाइट, इंसेक्ट बाइट की वजह से। दूसरा इनमें सिम्टम्स क्या आते हैं? फीवर, रीचिंग और इरिटेबिलिटी। इसमें एक और सिम्टम आता है लैरिंजो एडिमा। लैरिंजो एडिमा मतलब लैरिंक्स की क्या हो जाती है? एडिमा होगी। वहां पर क्या होता है बच्चों? मास्ट सेल बहुत ज्यादा एक्टिवेट होंगी। जब मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती हैं तो वहां से क्या होगा? हिस्टामिन निकल के आता है और फिर वो क्या करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करेगा। जैसे ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, सॉरी माफ करना, जब वहां से हिस्टामिन निकल के आता है तो ये क्या कोज करता है बच्चों? वेजो डायलेशन कोज करेगा। हिस्टामिन क्या करता है? वेजो डायलेशन मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। अगर बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएगा तो बीपी क्या होगा बच्चों? वहां पर हमारा डाउन हो जाता है। बीपी क्या हो जाएगा? वहां पर कम हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशंस कहीं पर देखने को मिलती है तब आप लोग क्या दे सकते हो? गिव एड्रेनालिन। क्या बोला बच्चों मैंने? गिव एड्रेनालिन। तो आप लोग उस केस में एड्रेनालिन दे सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये एड्रेनालिन के बारे में हुआ। एड्रेनालिन को क्यों बोलते हैं, किसमें देना चाहिए? अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि हिस्टामिन का फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या है? फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या है? तो आप लोग आंसर करना कि एड्रेनालिन है। क्या है? एड्रेनालिन है। ये क्या करेगा? अपोज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। अपोज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। ये बच्चों क्या कर सकता है? वहां पर हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या कर देगा? बिल्कुल कम कर देगा। ठीक है, अपोज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन मतलब उसके इफेक्ट को क्या करेगा? बिल्कुल अपोजिट करेगा, नॉर्मल कंडीशन में ले जाना स्टार्ट कर देगा। अब दूसरा देखो आप लोग कि हमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के बारे में तो पढ़ा, वहां पर क्या क्या था? अब पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कार्डियक अरेस्ट में देंगे। दूसरे मैंने क्या बोला? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में देंगे। अगर आप लोगों ने एड्रेनालिन दे दिया, उसके बाद और आप लोग क्या कौन कौन सी मेडिसिन आप लोग वहां पर प्रोवाइड कर सकते हो? यह भी आप लोग याद रखना। 2 मेडिसिन हम लोग और प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों। देखो हिस्टामिन का लेवल बढ़ा हुआ था किसमें? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में। जब इसका लेवल बढ़ा था तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? एंटी हिस्टामिनिक वहां पर दे सकते हैं। तो जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन थी वहां पर पहला क्या दिया हम लोगों ने? एड्रेनालिन दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या दे सकते हैं? स्टेरॉइड्स। क्या दे सकते हैं बच्चों? स्टेरॉइड्स, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को डाउन करेगा ये। तो उसके अगेंस्ट जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुई थी तो वहां पर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा। तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। स्टेरॉइड में क्या देते हैं बच्चों? हाइड्रोकोर्टिसोन। क्या देते हैं? हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg IV स्ट्रेट। क्या देते हैं बच्चों? 100 mg IV स्ट्रेट देते हैं। तो इस कंडीशन में मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, इसको और क्या बोला जाता है? इस मेडिसिन को हाइड्रोकोर्टिसोन का एक नाम आता है एफकोरलिन।
क्या आता है बच्चों, एफकोरलिन, और दूसरा आता है कॉर्ट एस। इस नाम से हम लोगों को मार्केट में क्या मिलती हैं, ये मेडिसिन अवेलेबल वहां पर दिखाई दे सकती हैं। दूसरा आता है बच्चों एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, एंटाहिस्टामिनिक ड्रग का मतलब क्या है, वहां पर हम लोग उस पेशेंट को क्या दे सकते हैं, एविल दे सकते हैं। 50 mg की भी आती है, ये 75 mg, 150 mg, 120 mg, इतनी इतनी की आती हैं ये एविल का। आप लोग क्या कर सकते हो, इंजेक्शन भी दे सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, ओरल भी दे सकते हो। लेकिन हाइड्रोकोर्टिसोन जो है इसको आप लोग खाली क्या करते हो, आईवी रूट से ही दे सकते हो, नो ओरल रूट, क्योंकि ओरल रूट में ये अवेलेबल नहीं होता। एविल क्या होता है, इंजेक्शन दो या फिर इसको ओरल दे सकते हो आप लोग। कितनी कितनी डोज आती है, 25 mg दे सकते हो, डॉक्टर बोले तो 50 mg, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो आप लोग, 120 mg तक आप लोग इस कंडीशन में आप लोग दे सकते हो। कितने mg तक दे सकते हो, 120 mg तक आप लोग यहाँ पर इस मेडिसिन को दे सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये क्या हुआ, हमारा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का हमें ट्रीटमेंट मिला। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलता हूँ लोकल वेजोकंस्ट्रिक्टर, और एड्रेनलिन का तीसरा काम क्या आता है, लोकल वेजोकंस्ट्रिक्टर। देखो थर्ड इफेक्ट कौन सा आता है इसका, लोकल वेजोकंस्ट्रिक्टर। देखो बच्चों मैंने बोला था आप लोगों को कि वेजोकंस्ट्रिक्शन कौन सा रिसेप्टर कोज करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर वहां पर कोज करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि लोकल वेजोकंस्ट्रिक्शन अल्फा 1 रिसेप्टर कोज करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है एड्रेनलिन, और यहां पर भी डोज कितनी रहती है बच्चों, एड्रेनलिन की डोज रहती है यहां पर फिर वही 1:1000 रेशियो रहेगा इसका, और यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ 0.15 mg पर ml के हिसाब से हम लोग डोज देते हैं। तो एड्रेनलिन यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, ध्यान से देखना, ये करता क्या है, देखो एड्रेनलिन लोकल वेजोकंस्ट्रिक्शन टू कंट्रोल लोकल ब्लीडिंग, टू कंट्रोल लोकल ब्लीडिंग। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अब होगा क्या, बाय चांस यहाँ पर मुझसे कोई कट लगा है या मुझे कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ पर कट लगा, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो गोज पीस होता है, जो गोज पीस होता है उसको क्या करना है, सोक करना है, किसमें, इतने डोज में 1:1000 ml वाली डोज में क्या करना आप लोगों को, डाइल्यूट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, जब आप लोग उस गोज पीस को अच्छे से डाइल्यूट करते हो तो उसको आप लोगों को क्या करना है, वहां पर रखना है, वहां पर क्या करना है, उसको रख देना आप लोग। जब आप वहां पर रखोगे तो ब्लीडिंग वहां पर क्या करेगा, जो लोकल वेजोकंस्ट्रिक्शन है, जो लोकल ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर देगा, ये बिल्कुल क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लड बाहर की तरफ नहीं आएगा, और ब्लड क्या हो जाएगा, वहां पर कंट्रोल हो जाता है, ब्लड क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। टू कंट्रोल लोकल ब्लीडिंग बाय वेजोकंस्ट्रिक्शन, बाय वेजोकंस्ट्रिक्शन। यहां पर क्या कर सकते हो आप लोग, शॉक द गॉज इन सॉल्यूशन एंड अप्लाई ओवर कट। कैसा कट होगा बच्चों, अप्लाई ओवर स्किन कट, अप्लाई ओवर स्किन कट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो स्किन कट होगा उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंटली आप लोग याद रखना। दूसरा मैं बात करता हूं आप लोगों से टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में। टूथ एक्सट्रैक्शन, देखो बच्चों टूथ एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा लिग्नोकेन प्लस एड्रेनलिन को क्या किया जाता है, वहां पर माफ करना, पहले एड्रेनलिन लिखो, एड्रेनलिन प्लस लिग्नोकेन, ये वहां पर हम लोग क्या करते हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, दांत को निकालना। जब हम जाड़ दांत अपने निकलवाते हैं ड्यू टू द सीवियर पेन या ड्यू टू एनी सेप्सिस, और कोई इन्फेक्शन अगर वहां पर हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, फिर गम्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वहां पर टीथ को क्या करना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है।
तो वहां पर आप लोग क्या यूज करते हो, एड्रेनालिन प्लस लिग्नोकेन। तो वहां पर हम लोग कितना रेशियो यूज करते हैं, 1:1 लाख, 1:1 लाख को यूज करेंगे। अगर आप लोग इतनी बात करते हो कि 1:1 लाख की कंडीशन में हम लोग कितना एड्रेनालिन इसमें यूज करते हैं, 210 माइक्रोग्राम हम क्या यूज करेंगे वहां पर, एड्रेनालिन वहां पर यूज करते हैं बच्चों। लेकिन अगर डॉक्टर बोलता है 1:50,000 का सॉल्यूशन बनाओ, 1:50,000 के सॉल्यूशन के टाइम पे देखो अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर जो हमारा लिग्नोकेन है उसकी डोज हम लोगों ने कम करती है। तो इसका मतलब हमें क्या करना, देखो लिग्नोकेन की डोज कम की है तो हमें एड्रेनालिन की डोज को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना माइक्रोग्राम हम लोग एड्रेनालिन यूज करेंगे, 420 माइक्रोग्राम एड्रेनालिन को हम लोग क्या कर देते हैं, यूज कर देते थे। यहाँ पर 1:1 लाख में क्या किया, 210, यहाँ पर डबल कम हो गया इसका, यहाँ पर इसकी डबल डोज को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, इंक्रीज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या कर देंगे उसको, डोज को इंक्रीज कर देंगे। 420 माइक्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर यूज करते हैं। लिग्नोकेन तो क्या करेगा, लोकल एनेस्थीसिया है, क्या है ये बच्चों, लोकल एनेस्थीसिया है ये। लेकिन जो एड्रेनालिन हम लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये एड्रेनालिन अगर हम लोग देते हैं तो क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन and decrease the risk of systemic breakdown of adrenaline, सिस्टमिक ब्रेकडाउन ऑफ एड्रेनालिन। दो काम करेगा ये, या तो सिस्टमिक इफेक्ट क्या करेगा लिग्नोकेन को, वहां पर उसके इफेक्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाता है कि जो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारा, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें लिग्नोकेन के ब्रेकडाउन को, अगर ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो इफेक्ट कैसा आएगा, कम आएगा। वहां पर क्या करता है, सिस्टमिक ब्रेकडाउन ऑफ एड्रेनालिन को क्या कर देता है बच्चों, ये उसको कम कर देता है। कौन, एड्रेनालिन। अब कम करेगा तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एड्रेनालिन यूज करते हैं। यह आप लोग याद रखना। टूथ एक्सट्रैक्शन में कितने कितने डोज देते हैं हम लोग, 1:1 लाख या फिर 1:50,000 को हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 210 माइक्रोग्राम हम क्या करते हैं वहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं तीन इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। जब ये ऐसा कुछ काम करता है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 4th पॉइंट, दैट्स वाई सो वी कैन मिक्स एड्रेनालिन विद ADR विद लिग्नोकेन और लोकल एनेस्थीसिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एड्रेनालिन के साथ में क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, एक तो क्या करेगा, डिक्रीज सिस्टमिक साइड इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन। देखो अब आप ये सोचोगे कि मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों कि सिस्टमिक ब्रेकडाउन को एड्रेनालिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो उसी के साथ में मैंने दूसरा क्या लिख दिया, डिक्रीज सिस्टमिक साइड इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन। ध्यान से सुनना, अगर लिग्नोकेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा ब्रेक करता है तो ज्यादा साइड इफेक्ट भी इसके वहीं पर आएंगे। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, डिक्रीज सिस्टमिक साइड इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। दूसरा क्या करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन कोज करेगा, तो ब्लीडिंग को भी क्या करेगा बच्चों, ये कम करता है। फॉर एग्जांपल जब आप स्टिच वगैरह लगवाते हो छोटे छोटे बच्चों को, कभी आपने देखा हो तो उनकी जो चिन होती है उनकी वो बहुत ज्यादा क्या करती है, जैसे बच्चे कभी खेल कूद रहे होते हैं तो कहीं मंजी से नीचे गिर जाते हैं, बेड से नीचे गिर गए, चेयर से नीचे गिर गए, उनकी क्या करती है, चिन नीचे फ्लोर के साथ क्या करती है, स्ट्राइक करती है और यहाँ पर क्या आ जाता है, कट आ जाता है। तो वहां पर जब हम स्टिच वगैरह करते हैं बच्चों, तो वहां पर होता क्या है, लोकल ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एड्रेनालिन वहां पर करेगा। ये आप लोग याद रखना। दूसरा एक इसका डू नॉट यूज, डोंट यूज। मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि कहां पर इसको यूज नहीं करते हैं। नेवर यूज इन एंड आर्टरी डिजीज, एंड आर्टरी डिजीज में आप लोग कभी भी इसको यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं बच्चों, रेनॉइड्स डिजीज, रेनॉइड्स डिजीज। देखो एंड आर्टरीज क्या होता है, जो हमारी
थम्स फिंगर्स वगैरह जो होते हैं, यहाँ पर हैंड आर्टरी जो होते हैं, ऐसे ही फुट में जो हमारा ग्रेटो होता है, मान लो फुट है, इसके आगे फिंगर और ग्रेटो जो उसका हमारा, जिसको हम लोग पंजा बोल देते हैं सारे को, वहां पर क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई आगे की तरफ क्या करती हैं, आती हैं, दोनों हाथों में पैरों में आएंगी। तो वहां पर अगर आप लोगों ने दे दिया, अब फॉर एग्जाम्पल की रेनोइड्स डिजीज है, तो हमें क्या मिलता है, नाखून क्या मिलते हैं, उभरे हुए नाखून मिलते हैं उस कंडीशन में। होता क्या है रेनोइड्स डिजीज में, ऑलरेडी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज O2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो रही है। भाई ब्लड सप्लाई कम हुई तभी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, ब्लड सप्लाई जब कम हो जाती है इस कंडीशन में। दूसरा, अगर आप लोग यहाँ पर एड्रेनलिन दे देते हो, यहाँ पर अगर आप लोग क्या दे देते हो, एड्रेनलिन देते हो, तो ये क्या करता है, मैं अगर यहाँ पर लिखूं, इफ एड्रेनलिन इज गिवन, अगर एड्रेनलिन आप लोगों ने दिया, ये क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करेगा बच्चों, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वहां पर वीजो कंस्ट्रिक्शन पहले से ही है, ब्लड सप्लाई कम है, O2 और भी कम हो रही है, और आप लोगों ने फिर से वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर वहां पर दे दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, एड्रेनलिन कैन कोज ड्राई गैंग्रीन, कैन कोज ड्राई गैंग्रीन। देखो ड्राई गैंग्रीन के बारे में मैं 2-3 चीजें बता देता हूं। जो ड्राई गैंग्रीन होगा वो किसकी कमी की वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होगा, या दूसरा क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई। दूसरा मैं अगर बोलता हूं, जो हमारे लिम्स होते हैं, उनके जो टर्मिनल पार्ट होता है लिम्स का, वहां पर क्या होता है, मोस्टली गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन क्या होता है वहां पर देखने को मिलता है। जैसे फिंगर्स हो गई, यहाँ पर ये क्या होते हैं, फिंगर नोट्स होते हैं ऊपर वाले, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ तक, यहाँ पर ड्राई गैंग्रीन हो सकता है, या फिर जो हमारा स्पेस बीच में होता है, इन फिंगर्स के जो बीच का जो स्पेस होता है, वहां पर हमें हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ, जो हमारा ग्रेटर टो होता है, जो पंजा होता है, वहां पर उन दोनों के फिंगर्स के बीच के स्पेस में हो सकता है, या फिर नेल्स को क्या कर सकता है, वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। नॉन इन्फेक्शियस होता है, कैसा होता है बच्चों, नॉन इन्फेक्शियस होगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह या वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन वहां पर नहीं होता। क्यों होता है, वहां पर डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से। रेनोइड्स डिजीज, या तो मैं क्या बोल सकता हूं, नेवर यूज इन एंड आर्टरी डिजीज, या फिर मैं दूसरा बोल सकता हूं नेवर यूज इन एंड आर्टरी सर्जरी। ठीक है बच्चों, एंड आर्टरी सर्जरी में भी हम लोग इसको यूज नहीं करते, ये आप लोग याद रखना। मोस्टली ये किसके बारे में था, एड्रेनलिन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। किसके बारे में पढ़ा बच्चों, ये एड्रेनलिन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नॉर एड्रेनलिन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, नॉर एड्रेनलिन के बारे में। तो ध्यान से सुनना बच्चों, नॉर एड्रेनलिन क्या होता है। अगर आप लोगों से, सॉरी पहले हम एड्रेनलिन का एक पॉइंट और देखते हैं यार, माफ करना, यहां पर एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग। एड्रेनलिन, दूसरा मैं अगर बोलता हूं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, एक तो क्या था कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हमारा, किस में नहीं देना है, सबसे पहले तो एंड आर्टरी सर्जरी में, एंड आर्टरी सर्जरी में नहीं देना है। या दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, एंड आर्टरी डिजीज। ठीक है, इसमें हम लोग नहीं देते। अच्छा दूसरा कहां पर नहीं देंगे, दूसरा पेशेंट विद अस्थमा, कि पेशेंट को जितनी मैंने प्रॉब्लम बताई, कि मान लो कार्डियक अरेस्ट है और उसको अस्थमा भी है, तो उस कंडीशन में हम लोग एड्रेनलिन नहीं देते। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद अस्थमा बिकॉज ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। क्या कोज करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यूज करेगा। तो मैं आप लोगों को क्या बोल सकता हूं, यूज एफिड्रिन, क्या यूज करोगे आप लोग, एफिड्रिन इन प्लेस ऑफ एड्रेनलिन। एफिड्रिन की जगह पर आप लोग क्या यूज करते हो बच्चों, वहां पर फिर आप लोग एड्रेनलिन आप लोग मोस्टली वहां पर यूज करोगे। एड्रेनलिन की जगह पर क्या यूज करते हो, एफिड्रिन। क्यों, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, नो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वहां पर कोई भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हमें देखने को नहीं मिलता।
नो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। देखो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ अगर तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल क्या हो जाएगी, या फिर मैं बोल सकता हूं ऑक्सीजन एक्सचेंज बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कंडीशन विल बी वर्स्ट, कंडीशन विल बी वर्स्ट मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, वहां पर बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। ठीक है, कंडीशन विल बी वर्स्ट, ये आप लोग याद रखना। इसलिए क्या दिया हम लोगों ने, एफिड्रिन को वहां पर यूज किया। अगर कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट के साथ में अस्थमा का भी पेशेंट है तो वहां पर आप लोग ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, एफिड्रिन, यह आप लोग याद रखना। या कई बार एड्रेनलिन प्रेजेंट ना हो हमारे पास इमरजेंसी में, तब भी आप लोग एफिड्रिन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं नॉर एड्रेनलिन के बारे में। नॉर एड्रेनलिन, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, ड्रग ऑफ चॉइस इन सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, नॉरएड्रेनालिन। सर्कुलेटरी शॉक का मतलब क्या है, सीवियर हाइपोटेंशन लेस देन 80/50 mm ऑफ Hg, मतलब हमारी बॉडी में फ्लूइड बिल्कुल क्या हो रहा है, अब कम हो गया है, बीपी बिल्कुल फॉल हो चुका है, पेशेंट रिट्राइव करने की या रिवर्ट बैक करने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे आप लोग क्या दोगे, वहां पर उसको नॉरएड्रेनालिन दे देते हो। और नॉरएड्रेनालिन बच्चों करते क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग। क्या करता है यहां पर, सीवियर हाइपरटेंशन होगी, किसके सिम्टम बता रहा हूं मैं, ये सर्कुलेटरी शॉक के, कि वहां पर सीवियर हाइपरटेंशन होगी, इतने से बीपी कम हो सकता है। तो अब देखो नॉरएड्रेनालिन का यूज, नॉरएड्रेनालिन का यूज आप लोग देखना। पहला तो क्या करेगा ये, ट्रीट सीवियर हाइपोटेंशन। सीवियर हाइपोटेंशन को क्या करेगा बच्चों, ट्रीट करेगा। दूसरा मैं लिख सकता हूं, इट ऑल्सो ट्रीट डिप्रेशन। सबने सुना होगा कि नॉरएड्रेनालिन का क्या हो जाता है, लेवल कम हो जाता है डिप्रेशन के केस में। आप लोग नॉरएपिनेफ्रिन देते हो तो डिप्रेशन की कंडीशन को ट्रीट कर सकता है। दूसरा आता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मैं यहां पर फुल फॉर्म लिख देता हूं, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। कि कोई भी बच्चा है, ये मोस्टली किसमें मिलती है, बच्चों में। कोई बच्चा है वो किसी उसकी क्या है, अटेंशन की कमी है उसके पास, वो ज़्यादा अटेंशन पे नहीं कर पाता, लेकिन वो अपनी एक्टिविटी को क्या करता है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता रहता है। एक्टिविटी क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता रहता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, ADHD, डिप्रेशन और ट्रीट सीवियर हाइपरटेंशन, इन तीनों कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, नॉरएड्रेनालिन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। वैसे इसका कितना आता है, 1 mg/ml के हिसाब से इसकी डोज अवेलेबल होती है। मतलब एक एम्प्यूल में कितने ml डोज होती है बच्चों, 1 ml डोज वहां पर होती है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं अडल्ट पेशेंट के केस में, अडल्ट पेशेंट का केस है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, 8 से 12 mcg/मिनट के हिसाब से क्या करते हैं, उसको IV रूट से इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं बोलता हूं मेंटेनिंग डोज के बारे में, देखो IV रूट मैंने लिख दिया, मैं आप लोगों को ऐसे अलग अलग से नहीं लिखवाऊंगा कि ये इतनी डोज है, ये रूट है, नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 8 to 12 mcg IV रूट है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ये कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है बच्चों। हम लोग क्या करना है, कोचिंग के हिसाब से पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें हम लोग क्या करेंगे वहां पर पढ़ते हैं। अब मेंटेनिंग डोज की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये कितनी होती है, 1 to 4 mcg/मिनट IV के हिसाब से क्या करते हैं, इसका इन्फ्यूजन स्टार्ट
कर देते हैं। ये आप लोग याद रखना। ये किसका हो गया बच्चों? नोरेड्रेनालिन का। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ साइड इफेक्ट की, किसकी बात करता हूँ? साइड इफेक्ट। तो क्या करता है ये? सीवियर ब्रेडिकार्डिया। सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाए तो आप लोग क्या दे देना? गिव एड्रेनालिन। क्या करोगे बच्चों? गिव एड्रेनालिन। एड्रेनालिन से मुझे एक चीज और याद आती है, अगर कहीं पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ ओरल ड्रग एड्रेनालिन की कहां पर दी जाती है, तो पुराने टाइम पे इसकी ओरल ड्रग पोस्चरल हाइपरटेंशन में दी जाती थी। किस में दी जाती थी बच्चों? पोस्चरल हाइपोटेंशन में दी जाती थी। ये आप लोग याद रखना। एड्रेनालिन की ओरल कैविटी से, सॉरी ओरल रूट से कौन सी किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता था? पोस्चरल हाइपोटेंशन के लिए। ये आप लोग यहां पर याद रखना, ठीक है। दूसरा मैंने बोला, इसको मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था आप लोगों को, ये क्या ट्रीट करता है? हाइपोटेंशन। सीवियर हाइपोटेंशन को कैसे ट्रीट करेगा बच्चों? क्या कर देगा यहाँ पर? सीवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन कोज कर देगा। क्या करेगा? सीवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन। अब ब्लड फ्लो ज्यादातर क्या नहीं कर पाएगा। अब मान लो कि ऐसे ये क्या थी, ब्लड वेसल बहुत ज्यादा डायलेट हो रखी थी, तो बीपी क्या करेगा? बिल्कुल फॉल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा? ज्यादा ब्लड रहेगा, आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये क्या करता है बच्चों? ये सीवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन कोज कर देगा। ये क्या कर देगा? सीवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन को कोज कर देगा। पहले कितनी वाइड थी, देखो इतनी वाइड थी पहले, अब इसका ल्यूमन क्या कर दिया इसने? कम कर दिया। तो यहां से जब प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंजेशन होना लग जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फिर जो स्ट्राइक करता है ब्लड हमारा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा यहां पर? जब स्ट्राइक बहुत ज्यादा करेगा ब्लड वेसल्स की वॉल पे, तो बीपी क्या हो जाएगा? वहां पर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मैंने क्या बोला, सर सीवियर हाइपोटेंशन होता है तो क्या करता है? ट्रीट सीवियर हाइपोटेंशन, मतलब बीपी को क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब हम लोगों ने देखा कि जो सर्कुलेटरी शॉक वगैरह की कंडीशन है, तो वहां पर अगर हम लोग दोनों मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं? नोरेड्रेनालिन और एड्रेनालिन को अब हम लोग देखो क्या देखते हैं। अब ध्यान देना, एड्रेनालिन ने क्या किया था बच्चों? एड्रेनालिन ने हार्ट रेट को भी इंक्रीज किया और बीपी को भी क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। लेकिन नोरेड्रेनालिन ने क्या किया बच्चों? हार्ट रेट को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। लेकिन बीपी को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। लेकिन ज्यादा इंक्रीज कौन करता है बीपी को? नोरेड्रेनालिन ज्यादा इंक्रीज कर दिया, इसलिए मैंने 2 बार क्या कर दिया है? इंक्रीज का साइन लगा दिया है। दूसरा, अगर इसने हार्ट रेट को डिक्रीज कर दिया तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। तो नोरेड्रेनालिन कैसा है? नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो एड्रेनालिन कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक। ये भी आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं डोपामिन की। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? डोपामिन की। डोपामिन कैसा है? ये भी एंडोजीनस क्या है हमारे पास? ये भी क्या होता है? एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस होता है बच्चों। तो यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? देखो, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू द डोज बात करेंगे। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू डोज। देखो, डोपामिन का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? डोकार्पामाइन। डोकार्पामाइन। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? अमाइन। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हमने डोपामिन के बारे में पढ़ा है, कौन से ग्रुप की मेडिसिन है? अमाइन ग्रुप की मेडिसिन है ये। कौन से ग्रुप की मेडिसिन है? अमाइन ग्रुप की मेडिसिन होती है ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? डोपामिन की डोज के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो पहली डोज देखो आप लोग, जब फर्स्ट डोज होती है बच्चों तो क्या करते हैं? लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट के हिसाब से आईवी रूट से अगर हम लोग इसको डोज दें, लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट के हिसाब से कैसे डोज दी जाती है? अगर हम लोग आईवी डोज देते हैं तो क्या करेगा बच्चों? ये
रीनल ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देता है। रीनल ब्लड वेसल्स को क्या करेगा बच्चों, ये डायलेट करेगा। क्या करेगा, उनको ये डायलेट करेगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर ये यहां पर डायलेट करेगा बच्चों, तो ब्लड फ्लो क्या होगा ब्लड वेसल्स में, ब्लड फ्लो इन रीनल वेसल्स, मतलब किडनी की जो वेसल्स होंगी वहां पर ब्लड फ्लो क्या करेगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो जो यूरिन आउटपुट होगा, जो यूरिन आउटपुट होगा वो क्या हो जाता है, वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना। कितनी डोज से, लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से अगर आप लोग आईवी डोज उसको देते हो तो। नेक्स्ट देखो, अब आप लोग, ये डोज हो गई हमारी। नेक्स्ट के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, तो पहली डोज ये हुई। दूसरी आती है बच्चों 2 to 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट के हिसाब से अगर आईवी डोज फिर से उसको दी जाती है, तो ये क्या करेगा बच्चों, एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर, सॉरी माफ करना, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर। ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करे कहां पर काम करेगा, ये बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा। तो मैं यहां पर आप लोगों को बोल सकता हूं, जब ये बीटा 1 पे काम करेगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। कैसा इफेक्ट शो करेगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट की, मायोसाइट्स की वजह से जो मायोकार्डियम लेयर है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, वहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन वहां पर आती है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो कार्डियक आउटपुट है हार्ट का, कार्डियक आउटपुट है हार्ट का, और हार्ट का ही होता है ये, क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। हो जाएगा तो क्या होगा, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक ऑर्गन्स जितने भी थे हमारे, उनको क्या, वो क्या करेंगे, रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। ये प्लीज आप लोग याद रखना। पहले डोज में क्या किया था इन्होंने, रीनल ब्लड वेसल्स को क्या किया, डायलेट किया, जहां से यूरिन आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हार्ट के ऊपर अपना इफेक्ट शो किया। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या किया, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करने के बाद उसको बढ़ा दिया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। जितना ज्यादा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हार्ट को, उतना ही क्या होगा, उसमें से ब्लड बाहर निकल के आएगा। जैसे भैया आप लोग क्या करते हो, जितनी जोर से कपड़े को निचोड़ते हो उतना ही क्या होता है, उसमें से पानी ज्यादा निकलेगा, ज्यादा सूखेगा वो कपड़ा, वैसे ही क्या होता है, हार्ट का वो काम होता है। थर्ड डोज की अगर मैं बात करता हूं, थर्ड डोज इंपॉर्टेंट है। थर्ड डोज क्या है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोगों ने क्या किया, यूरिन आउटपुट, मतलब यहां पर ये क्या कर सकता है, डोपामिन यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर दो यूज में देखता हूं, यूजेस। तो पहला यूज हमने क्या किया है, इट ट्रीट ओलिगूरिया। क्या करता है ये, ओलिगूरिया। ओलिगूरिया का मतलब क्या है, यूरिन आउटपुट लेस देन 200 ml पर डे। 200 ml से नहीं, माफ करना, 400 ml से कम हो तो, कितने ml से कम हो, 400 ml से अगर एक दिन में यूरिन आउटपुट कम आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगूरिया बोल सकते हैं। अगर 200 से कम आए तो उसका एन्यूरिया भी बोल सकते हैं कि भी एब्सेंट यूरिन आउटपुट। 200 ml तक कुछ यूरिन आउटपुट होता ही नहीं है। 2 लीटर तो कम से कम, 2 लीटर तो कम से कम हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 लीटर तो पानी का इंटेक हम लोग करते ही करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर इतने से कम आए तो ओलिगूरिया बोल दिया जाता है। अगर 200 से कम आए तो एन्यूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट, या वेरी मिनिमल यूरिन आउटपुट, लेस देन 200 और लेस देन 100। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, डोपामिन को यूज किया। दूसरा आता है हमारे पास टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये दो मेन इंपोर्टेंट क्या किया हम लोगों ने यहां पर इसके यूज को पढ़ा है। थर्ड डोज अगर हम लोग क्या करते हैं, देखो थर्ड डोज मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या कर सकती है बच्चों, अरे हाँ
देखो अगर इसने कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज किया है तो इसका मतलब ये क्या करती है, ट्रीट हार्ट फेलियर। भाई हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या आता है, दो चीजें पढ़ते हैं हम लोग, सिस्टमिक हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। जब सिस्टोल ही नहीं होगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो कार्डियक आउटपुट कहाँ से आएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। अब डोपामिन ने क्या किया, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाया, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है जोर से हार्ट को, तो कार्डियक आउटपुट इंप्रूव हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पेशेंट क्या हो सकता है, वहां से हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। कौन सी मेडिसिन देने के बाद, डोपामिन देने के बाद। अब हम लोग थर्ड वन की बात करते हैं बच्चों। थर्ड डोज आएगी अब इफ डोज इज गिवन मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है, 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से कितना दिया जाता है। और एक चीज और रहेगी इसमें, पर मिनट। अगर आप लोग इतनी डोज देते हो आईवी रूट से तो क्या करता है बच्चों ये, इट कॉजेज सीवियर वेजो कॉन्ट्रैक्शन, सीवियर वेजो कॉन्ट्रैक्शन या वेजो कंस्ट्रिक्शन आप लोग बोल सकते हो। सीवियर वेजो कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चों, हाइपरटेंशन हो जाएगी, क्या होगा वहां पर, बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो वर्कलोड ऑन हार्ट पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वर्कलोड ऑन हार्ट। अब वर्कलोड ऑन हार्ट बढ़ेगा तो वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी पेशेंट को बच्चों, इफ पेशेंट इज सफरिंग विद हार्ट फेलियर, ऑलरेडी क्या कर रहा है वो, हार्ट फेलियर की कंडीशन से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, और उसको वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड भी हो गई, तो क्या हो जाएगी, कंडीशन विल बी वर्स्ट, बहुत ही खराब क्या हो जाएगी उसकी हालत वहां पर हो जाएगी, कंडीशन विल बी वर्स्ट। यह आप लोग याद रखना। तो क्या होगा, इतनी डोज हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करनी है, नॉट सुइटेबल फॉर द पर्पज ऑफ हार्ट फेलियर। अगर आप लोग किसी हार्ट फेलियर के पेशेंट के केस में अगर आप लोग ऐसा कुछ करना चाहते हो तो प्लीज इसको अवॉइड करो। कितनी डोज देनी है, 2 to 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये डोज देनी पड़ती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों आइसोप्रिनेलिन। देखो ये किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस के बारे में पढ़ लिया। वहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी। देखो एंडोजीनस में हम लोगों ने, ये क्लियर दिख रहा है, एंडोजीनस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैटेकोलामाइंस में हम लोगों ने ये पढ़ा है एंड एड्रिनेलिन, नॉरएड्रिनेलिन, और क्या पढ़ा हमने, डोपामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब किसका नंबर आता है बच्चों, एक्सोजीनस कैटेकोलामाइंस का। किसका नंबर आएगा, एक्सोजीनस कैटेकोलामाइंस का नंबर यहां पर आता है। आई होप कि आप सबको इनकी डोज का पता चला, एड्रिनेलिन का, नॉरएड्रिनेलिन का, डोपामिन का, क्या साइड इफेक्ट करता है, कहां पर इनको यूज किया जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। एक्सोजीनस कैटेकोलामाइंस में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, आइसोप्रिनेलिन। किसके बारे में पढ़ेंगे, आइसोप्रिनेलिन के बारे में पढ़ेंगे। देखो आइसोप्रिनेलिन का एक और नाम होता है बच्चों, क्या होता है आइसोप्रिनेलिन का एक और नाम, आइसोप्रिटिरिनोल। क्या होता है, आइसोप्रिटिरिनोल, आइसोप्रिटिरिनोल। प्री नहीं आएगा, प्रो आएगा, याद रखना, आइसोप्रोटिरिनोल। देखो क्या करता है बच्चों, इट डज नॉट अफेक्ट
ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता। ये किस अफेक्ट नहीं करता? ब्लड प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इट ट्रीट सीवियर ब्रेडिकार्डिया, इट ट्रीट सीवियर ब्रेडिकार्डिया। और आप लोग हमेशा याद रखना, जो नोरेड्रेनालिन था ये क्या करता था? हार्ट रेट को कम कर रहा था, और ये क्या कर देता था वहां पर? सीवियर ब्रेडिकार्डिया। सीवियर ब्रेडिकार्डिया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला कि ट्रीट सीवियर ब्रेडिकार्डिया को हम लोग क्या करते हैं? यूज करेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं? यूज इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया कोज्ड बाय नॉर एड्रेनालिन। तो हम किस कंडीशन में यूज करेंगे? ऐसी कंडीशन में जहां पर ब्रेडिकार्डिया किसके द्वारा कोज किया जाता हो, या किससे ब्रेडिकार्डिया हो जाता है? नोरेड्रेनालिन की वजह से होता हो। तो मैं नेक्स्ट अगर आप लोगों को बोलता हूं बच्चों, इसकी डोज कितनी आती है? मैं इसकी डोज की अगर बात करता हूं आप लोगों से, 0.2 mg पर ml के हिसाब से क्या आती है इसकी डोज, आप लोग दे सकते हो। या फिर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं मेंटेनिंग डोज की, मेंटेनिंग डोज 1 to 4 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो? आईवी इन्फ्यूजन दे सकते हो। मेंटेनिंग डोज का मतलब क्या होता है बच्चों? कि डॉक्टर ने बोल दिया कि आप लोगों को इन्फ्यूजन देना है, तो आप लोगों को जब कंटिन्यू कोई मेडिसिन यूज करनी हो ना, एक ही फ्लो रेट पे, ठीक है, कि हमें क्या करना है? सिम्टम्स को रेगुलेट करना है, ट्रीट करना है, अच्छे से कंट्रोल करना है। तो आप लोग ये नहीं कि एकदम से फटाफट सारी की सारी डोज दे दो भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या करना है? मेंटेन करके चलना है डोज को थ्रू आउट द डे। 24 घंटे में हमें क्या करना है? अगर 0.2 mg को कंट्रोल मतलब कंप्लीट करना है, तो हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं? देखो 0.2 mg मतलब 200 माइक्रोग्राम देना है। कितना देना है? 200 माइक्रोग्राम ही तो देना है। 1 mg में कितना होता है? 1000 माइक्रोग्राम। तो उस कंडीशन में हम लोग मेंटेनिंग डोज कितना करके चलते हैं? 1 to 4 mcg पर मिनट के हिसाब से करके चलते हैं। और 1 घंटे में अगर पूरी डोज देनी है तो कितना हो जाएगा? 240 ml। और 1 तक लेना हमने, तो हमें कितना होता है? 60 से लेकर के 240 mg तक क्या करना है? डोज देनी है। 0.2 डोज हमारी क्या होती है? 0.2 mg क्या होता है? नॉर्मल डोज होती है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ये मेंटेनिंग डोज को हम लोग फ्लो रेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या किया हम लोगों ने? इतना पढ़ा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बच्चों डोब्यूटामाइन की बात करते हैं। कैसे बात करेंगे? डोब्यूटामाइन की। देखो डोब्यूटामाइन क्या करता है बच्चों? डोब्यूटामाइन ध्यान से सुनना। जब एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रखा हो, मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट अब क्या हो गया है? बिल्कुल कम हो गया है। कार्डियक आउटपुट क्या हो चुका है? यहाँ पर कम हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि डोब्यूटामाइन कैसा होता है? पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक एजेंट ये होता है। क्या होता है? ये पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक एजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, जहाँ पर आप लोग क्या दे सकते हो? गिव डोब्यूटामाइन। क्या दोगे? डोब्यूटामाइन दोगे ऐसे पेशेंट को। जब आप लोग ये मेडिसिन देते हो तो ये क्या करेगा? मायोसाइट्स में क्या करता है बच्चों? सीवियर कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा। क्या करता है? सीवियर कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा। उसके बाद में फिर से आप लोगों को बोल सकता हूं, जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा।
क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वहां से क्या हो सकता है, डायरेक्टली ब्लड फ्लो क्या हो सकता है, इंक्रीज, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, कार्डियक आउटपुट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन विल बी इंक्रीज्ड। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ये क्या नहीं करता, बट इट डज नॉट ट्रीट ओलिग्यूरिया, इट डज नॉट ट्रीट ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया को ये ट्रीट नहीं करता क्योंकि रीनल ब्लड वेसल्स को डायलेट नहीं करता। अब ध्यान से सुनना बच्चों आप लोग, इफ ओलिग्यूरिया इज प्रेजेंट, अगर ओलिग्यूरिया प्रेजेंट है तो आप लोग क्या दोगे, डोपामिन दो। बट इफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या हार्ट फेलियर है तो आप लोग क्या दोगे, डोबुटामाइन। देखो बच्चों मैंने बोल तो दिया, डोबुटामाइन भी क्या, डोपामिन भी क्या करता है, कार्डियक इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, लेकिन डोबुटामाइन क्या करता है, जो कार्डियक आउटपुट है इसको बहुत हद तक इंक्रीज कर देता है, मतलब बहुत अच्छे से इंक्रीज कर देता है। तो अगर मैं CHF के केस की बात करता हूं आप लोगों से, तो वहां पर डोपामिन क्या होता है, सॉरी डोबुटामाइन क्या होता है, ज्यादा बेटर ड्रग होती है एज कंपेयर टू डोपामिन। ठीक है, ये आप लोग मेनली याद रखना, ये आप लोग याद रखना। ये क्या हो गया हमारा कैटेकोलामाइंस के बारे में। डायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक्स में हम लोगों ने कैटेकोलामाइंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन कैसी आती हैं, क्या क्या हमने कैटेकोलामाइंस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नॉन कैटेकोलामाइंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।